हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। तुमने लास्ट वीडियो में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में बात की थी। तो एट्रियल फिब्रिलेशन का भी मैकेनिज्म सेम है, यानी री एंट्री एंड सर्कस मूवमेंट्स जो हो रहे थे उसी की वजह से यहाँ एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो रहा है। बट वहाँ पे री एंट्री और सर्कस मूवमेंट्स के जो रीजंस थे वो बहुत सारे थे, जैसे डायलेशन हो गया था या फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड चेंज हो गया था, वेलोसिटी चेंज हो गई थी कंडक्शन की। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर री एंट्री और सर्कस मूवमेंट्स का जो मेन रीजन है वो है एट्रियल डायलेशन। यानी यूजुअली यहाँ पे डायलेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, और ये डायलेशन भी क्यों हो रहा है? या तो वॉल लीजन्स की वजह से, यानी जो वॉल्स है उनमें लीजन आ गया, उनमें प्रॉब्लम आ रही तो ब्लड प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा है एट्रियल से बाहर। या फिर वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी वेंट्रिकल्स ढंग से पंप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड रुक रहा है हार्ट के अंदर, तो फिर वो एट्रिया के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे भी ब्लड डैम हो रहा है, डैमिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पंपिंग पे क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ क्लियर है कि एट्रिया बॉडी के लिए मेजर पंप नहीं है। मतलब इनका फंक्शन है ब्लड रिसीव करने का, ना कि ब्लड पंप करने का। तो एज सच कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आने वाले, बट फिर भी पार्ट है हार्ट का तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही। तो पहली बात, अगर एट्रियल साइड से पंपिंग नहीं होगी तो इनका जो फंक्शन होता है प्राइमर पंप्स का, हम प्राइमर वर्ड यूज़ करते हैं, जो इनिशिएट करता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसके लिए हम प्राइमर वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमर पंप का फंक्शन है एट्रिया परफॉर्म कर रहे थे वो कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर पंपिंग की एफिशिएंसी कम होगी। वेंट्रिकुलर पंपिंग होगा बट उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अराउंड 20 to 30%। तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन वो बहुत ही माइनर होगी। ओके, अब बात करते हैं ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ईसीजी में हमें दिखेगी या तो नो पी वेव्स, यानी कोई पी वेव नहीं दिखेगी, और अगर पी वेव्स दिखती भी है तो बहुत ही फाइन होगी। फाइन मतलब बहुत कम टाइम के लिए आएंगी, तो शॉर्ट होंगी और लो वोल्टेज होंगी। उसका रीज़न ये है कि फिब्रिलेशन बहुत ही डिस्क्रीट इम्पल्सेस है, मतलब बहुत सारे डिस्क्रीट डिपोलराइजेशन वेव्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, तो वो या तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और अगर कभी अपीयर भी होंगी तो वो इंडिविजुअली बहुत शॉर्ट है, तो इसीलिए वो बहुत छोटी सी वेव देगी, ठीक है। और अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल इन सेंस वो अपनी शेप में नॉर्मल होगा, बट उसकी जो टाइमिंग होगी, यानी दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो टाइम होगा वो इरेगुलर होगा, मतलब इरेगुलर स्पेसिंग होगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस की। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यूजुअल रेगुलर कांस्टेंट पे नहीं आएगा, अलग अलग टाइम पे आएगा, मतलब कभी कम गैप के बाद आ गया, नेक्स्ट बीट बहुत जल्दी आ गई, फिर उससे नेक्स्ट बीट में काफ़ी डिले आ गया, ठीक है। और अगर ओवरऑल पर मिनट की बात करें तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज नहीं होंगे, यानी वेंट्रिकुलर बीट्स भी इंक्रीज होंगे, अराउंड 125 पहुंच जाएगा ये, जो नॉर्मल 60-72 होता है तो वो 125 तक चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिस्कस करने वाले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इरेगुलर टाइमिंग, इरेगुलर स्पेसिंग का, वेरिएबल स्पेसिंग का क्या रीजन है। ओके, तो उससे पहले दो पॉइंट हैं उनको समझते हैं। एवी नोड, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वेव्स जो वेंट्रिकल में जा रही हैं एट्रिया से या ऐसे नोड से, उनके बीच में कंपल्सरी 0.35 सेकेंड का पॉज देता है। मतलब कोई भी दो वेव जो एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगी उनके बीच में मिनिमम टाइम इंटरवल 0.35 सेकेंड का होगा। अगर एक वेव गई तो नेक्स्ट 0.35 सेकेंड तक कोई वेव नहीं जा पाएगी, इसको बोलते हैं एवी नोड पॉज। मतलब इतनी देर के लिए एवी नोड अब कोई भी वेव को अलाउ नहीं करेगा वेंट्रिकल में जाने के लिए, उतना वो हर वेंट्रिकल में जाने वाली वेव के बीच में एक टाइम लिमिट सेट करके रखेगा कि 0.35 सेकेंड तो मिनिमम लगना ही चाहिए। ओके, अच्छा, सेकेंड पॉइंट कि पॉसिबिलिटी किसी भी एट्रियल फिब्रिलेशन वेव की, यानी एट्रिया में बहुत सारी वेव्स घूम रही हैं, इम्पल्सेस डिपोलराइजेशन वेव घूम रही हैं रैंडम अलग अलग डायरेक्शन में, उनकी पॉसिबिलिटी कि वो किसी इंस्टेंट पे एवी नोड पे अराइव करे ताकि उन्हें आगे कंडक्ट किया जा सके वेंट्रिकल में, उसकी पॉसिबिलिटी है 0 to 0.6 सेकेंड। मतलब ये एक तरीके की रैंडम टाइम लिमिट जैसा है कि हर किसी ना किसी 0.6 सेकेंड में तो एक वेव आएगी ही आएगी। यानी एट्रियल फिब्रिलेशन में बहुत सारी वेव्स जो घूम रही हैं उनमें से कोई एक तो 0.6 सेकेंड में वहां पे पहुंचेगी एवी नोड पे,
मतलब ये तो मैक्सिमम टाइम है, हो सकता है 0 सेकेंड में पहुंच जाए। यानी 0 सेकेंड का कहने का मतलब एक वेव पहुंची, उसका कंडक्शन हुआ, हो सकता है नेक्स्ट सेकेंड भी वो पहुंच जाए, लेकिन उसका कंडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि 0.35 सेकेंड का पॉज है। तो इसमें नीचे एक टेबल मैंने बना रखी है, लाइन सेगमेंट सा बना रखा है, उसमें देखो कि 0.35 सेकेंड का पॉज आया, मतलब फर्स्ट बीट आई, उसके बाद 0.35 सेकेंड का पॉज आया, कोई उसमें वेव नहीं जा पाई। अच्छा, सेकंड बीट अब हो सकता है कि जस्ट 0.35 सेकेंड खत्म होते आ जाए, मतलब 0.6 सेकेंड्स का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, रैंडम टाइम लिमिट है किसी भी वेव का पहुंचने का, वो कंप्लीट हो जाए और 0 सेकेंड्स पे एक वेव आ जाए। तो दो बीट्स के बीच में टाइम इंटरवल हुआ 0.35 सेकेंड का, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट 0.6 सेकेंड्स में ना आए, यानी 0.35 सेकेंड खत्म होने के नेक्स्ट 0.6 सेकेंड्स तक कोई वेव ना आए। तो टोटल ड्यूरेशन हो गया 0.95 सेकेंड्स का। तो इसकी वजह से वेरिएबल स्पेसिंग हो रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की। मैं अगेन ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। इन शॉर्ट, 0.35 सेकेंड से पहले तो कोई दूसरी वेव जा नहीं सकती, और दूसरी वेव पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0.6 सेकेंड है। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी हो सकता है कि वो जैसे ही वहां पे एवी नोड का पोस्ट बंद हो, एवी नोड पास करने के लिए परमिट करे, उसी समय कोई वेव पहुंच जाए, तो जस्ट 0.35 सेकेंड का गैप लगेगा। और हो सकता है कि एवी नोड अब अलाउ कर रहा है, बट इससे जस्ट पहले एक वेव आई थी, तो नेक्स्ट 0.6 सेकेंड्स तक हो सकता है कोई ना वेव आए। मतलब ये एक रैंडम है, इसमें मैंने बहुत सारे बार्स लगाए, मतलब ये कोई एक सेट लिमिट है, लेकिन 0.6 सेकेंड से पहले तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। तो ये रीजन है वेरिएबल स्पेसिंग का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सारे फिब्रिलेशन यानी एट्रियल हो चाहे वेंट्रिकुलर हो, उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो इलेक्ट्रोशॉक है। मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोशॉक क्या कहता है कि बहुत हाई वोल्टेज का करंट बहुत थोड़े समय के लिए अगर हार्ट में से पास कराया जाए, तो वो सारे के सारा जो मसल टिश्यू है हार्ट का, उसको डिपोलराइज्ड करता है। ठीक है, और उसकी वजह से पूरा जो मसल टिश्यू है वो डिपोलराइज होते ही रिफ्रैक्टिव पीरियड में चला जाता है। मतलब हमारे फिब्रिलेशंस का मेन कॉज क्या था? रिफ्रैक्टिव पीरियड ना आ पाना, मतलब इम्पल्स के पाथवे में किसी सेगमेंट का रिफ्रैक्टिव पीरियड में ना रह पाना। तो अगर हमने पूरे मसल टिश्यू को एक बार में डिपोलराइज करके रिफ्रैक्टिव पीरियड में डाल दिया, तो अब तो जितने भी सर्कस मूवमेंट या री एंट्री मूवमेंट चल रहे थे उनको हमने बंद कर दिया, क्योंकि उनका कोई इंस्टेंटेनियस ओरिजिन तो था नहीं, वो तो एक बार जनरेट हुए फिर वो घूमते रहे। तो अगर एक बार हमने सारा पूरा पाथवे को डिपोलराइज कर दिया एक साथ एक इंस्टेंट पे, और पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव पीरियड में, तो वो इम्पल्स आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है कि 3 to 5 सेकेंड्स तक पूरा मसल टिश्यू रिफ्रैक्टिव पीरियड में चला जाता है, और फिर ऐसे नोड जिसमें मतलब सेल्फ इम्पल्स जनरेट करने की ऑटोरिदमिसिटी सबसे अच्छी है, वो अपना इम्पल्स जनरेट करना वापस स्टार्ट कर देता है और पूरा पाथवे नॉर्मल चलता है। हो सकता है कि वापस, क्योंकि कॉस्ट तो अभी भी वहीं पे है, चाहे डायलेशन हो चाहे कोई कंडक्शन स्पीड हो, तो वापस फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाए, वापस सर्कस मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, बट फिर भी हमने एक बार के लिए प्रॉब्लम को रूल आउट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एट्रियल फ्लटर की। तो एट्रियल फ्लटर्स में ये थोड़े से हाई बीट्स आती है, मतलब वहां तो अराउंड 150 to 200 बीट्स की हम बात कर रहे थे, या 200 to 350 बीट्स पर मिनट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यही एट्रियल बीट्स है, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस की रेट है। वेंट्रिकल्स तो अभी भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे वहां 0.35 to 0.95 सेकेंड्स में एक बार कर रहा था, तो उसी तरह वेंट्रिकल की बीट्स अलग है, अराउंड 150 थी वहां पे। तो उसी तरह यहाँ पे वेंट्रिकल की अलग है, ये एट्रियल की बीट्स है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना करें हार्ट बीट्स के साथ में। अब एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है कि फिब्रिलेशंस में जो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करने वाली डिपोलराइजेशन वेव्स थी, उनको एक सिंगल लार्ज वेव में अलाइन कर दो। मतलब वो सारी वेव्स मिलके एक सिंगल बड़ी लार्ज वेव बना लेगी। ठीक है, और उसको भी वही मेंटेनिंग है, उसका भी सर्कस मूवमेंट है, बट वो सारी जो रैंडम डायरेक्शंस में हो रही थी वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहां पे वो बड़ा सर्कल या बड़ा डायरेक्शन डिपोलराइजेशन पाथवे बन रहा है, वो साइड तो कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, और अदर साइड, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे इम्पल्स का, तो अदर साइड जो है वो रिलैक्स रहेगा।
तो उसकी वजह से पंपिंग बहुत कम हो जाएगी एट्रिया की। ठीक है, अब बात करते हैं ईसीजी की। तो ईसीजी में जो पी वेव है वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग इन सेंस कि सिंगल लार्ज डिपोलराइजेशन वेव है, बहुत बड़ा डिपोलराइजेशन वेव पूरे एट्रिया में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो एक स्ट्रांग पी वेव में देखने को मिलेगा। एंड मोर इन नंबर, मोर इन नंबर का रीजन ये है कि जो एवी नोट का डिले था, यानी डिले नहीं, वो पॉज था 0.35 सेकेंड का, वो तो अभी भी वहीं पे है। तो उसकी वजह से सारे डिपोलराइजेशन वेव एट्रिया के वेंट्रिकल में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर बीट्स का या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशंस का नंबर कम रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से पी वेव का नंबर ज़्यादा है और उसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस का नंबर नॉर्मल है और शेप भी नॉर्मल है। ओके, अच्छा, तो P इस टू क्यू आर एस का जो यहाँ पे रेशियो रहने वाला है वो 2:1 और 3:1 रहेगा। यानी हर दो एट्रियल इम्पल्सेस, एट्रियल डिपोलराइजेशन वेव्स में से एक, या फिर हर 3 एट्रियल डिपोलराइजेशन वेव में से एक जा पाएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यानी यहाँ हमें पता चल रहा है कि उसका नंबर ज़्यादा है और कुछ ही उसमें से वेंट्रिकल में जा पा रही है। तो ये भी एक पी टू क्यू आर एस का रेशियो भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।